अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि वेदर के हवाले से आपको अपडेट किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन से मौसम जो है वो काफ़ी गर्म रह रहा है। दर्जा रात में बतदरीज इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान नजर आते हैं और उनका कहना ही होता है, सोचना ही होता है, शायद हम जब मॉर्निंग शो देख रहे होंगे महकमा मौसमियात की तरफ से जो अपडेट दी जाती है उसमें बारिश के कोई चांसेस या आसार जो हैं वो नज़र आए, कुछ बता दिया जाए हमें ऐसा जिससे चेहरों पे मुस्कुराहटें आएँ। अब आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए वेदर कैसा होगा ये देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों में फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो फैसलाबाद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो बढ़ने की जो वजह है उसकी वजह से भी फैसलाबादी जो है इस मौसम की वजह से परेशान और निढाल नज़र आते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री आने का इम्कान है। लेकिन महसूस जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि सूरज मियाँ भी आंखें दिखाते हैं तो दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी दिन के आगाज के साथ साथ जो है वो होता चला जाता है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश होने का कोई भी इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया, जबकि आज हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ता हुआ महसूस किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आप की जितनी भी खुशियां होती हैं उसमें हमें जो है वो शामिल होने की हमारी कोशिश होती है। हम अगर लोकेशन पे नहीं भी आ सकते, हमारी कोशिश होती है कि अपने स्टूडियो से आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। बहुत सारे शहरी अपने जो यादगार मोमेंट्स होते हैं उनकी वीडियोज़ हमें सेंड करते हैं, और चाहे वो बर्थडे की हो, वेडिंग की हो या दीगर वीडियोज़ हो, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने शो के अंदर चलाएँ और आपके साथ जो है आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। तो जनाब, आज हमें एक बहुत ही ख़ास शख्स हैं जिनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जनाब वो हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी हमारी एंकर हैं फ़िज़ा जी। तो फ़िज़ा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। उनके लिए एक छोटी सी वीडियो आई है तो वो प्ले करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फ़िज़ा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हमारी तरफ से ढेरों ढेर नेक तमन्नाएँ आपके लिए जनाब, कि जैसे भी आप दिन गुजरते जाएं मज़ीद तरक्कियाँ करें, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी सेहत जो है उसके लिए भी हमारी दुआ है। इस तरह की बहुत सारी सालगिरहें आपको देखने को मिलें। और 41 पे न्यूज़ कास्टर हैं फ़िज़ा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो न्यूज़ कास्टिंग करते हैं, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्कियों की मंजिलें जो है वो तय करवाता चला जाए और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो। अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाले जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं उनके लिए इज़्ज़त का मुकाम बने, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करे। वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हम सालगिरह के हवाले से भी आपको बताया, वेदर के हवाले से भी बताया, अब कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। अलबत्ता देखना यह है कि अगर तो सूरत हाल कुछ इस तरह की इख्तियार कर जाती है कि आज, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास भी तलब किया है इस चीज़ के हवाले से कि जितनी भी काउंटिंग हुई है वोट्स के हवाले से, तो उसके हवाले से तय किया जाएगा कि आया नई हल्काबंदियाँ की जाएंगी या पुरानी हल्काबंदियों के ज़रिए ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अगर तो नई हल्काबंदियाँ होती हैं तो उससे जनाब फिर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 माह मज़ीद डिले जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है। अलबत्ता जो देखने को मिल रहा है, जो आसार नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है बहुत सारे एनालिस्ट के ज़रिए कि जनाब कौमी असम्बली जो है वो अब जल्द तहलील कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो कौमी मेम्बरान हैं उनके साथ मिला जा रहा है, डिनर भी दे दिया गया और इस तरह के बहुत सारे मामला, तो उसकी वजह से जो सूरत हाल है वो कुछ इसके बरक्स नज़र आती है। क्या होंगे आने वाले दिनों में सूरत हाल, किस तरह से मुल्क किस तरफ जाएगा, इस बारे में डिस्कस करने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद होंगे। गुज्जर साहब, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। गुज्जर साहब, क्या सूरत हाल देखते हैं, क्या तहलील होने जा रही है असम्बली या नहीं? थैंक यू हनान। देखिए, अभी जो सूरत हाल चल रही है उसमें ज़ाहिर तो ये चांस है कि असम्बली जो अपनी
मुद्दत पूरी करने से कुछ रोज़ कबल यानी कि 9 अगस्त को जो तहलील करती जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जो है वो भिजवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, जहां पर ये तवक्को है कि वो उसको तहलील नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे 48 घंटों का। 48 घंटों में वो खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएगी, यानी कि 11 अगस्त को। फिर जो है वो निगरान सेटअप को जो है वो 3 महीने मिलेंगे 2 महीने की बजाय। तो फिर वो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां करेगा, लेकिन उससे पहले अब ये प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मरदमशुमारी के हवाले से है, देखिए ये बड़ा ज़रूरी होता है, अब तक हो जाना चाहिए था इसका नोटिफिकेशन, ताकि जो है वो हल्का बंदियाँ हो जाती। लेकिन खैर हुकूमत का जो लग रहा है अभी बाजार जो इस पूरे सेटअप का कि यहाँ पर इलेक्शन जानबूझ के तगीर का जो है वो बाइस बनाने हैं। तो अब ये होगा कि यहाँ पर मरदमशुमारी नोटिफाई होगी, फिर उसके बाद नई हल्का बंदियाँ की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है, 3 से 4 महीने इसमें आराम से लग सकते हैं। अगर 3 महीने भी लगते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन टाइम चाहिए होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपने बैलेट पेपर्स छापने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि फिर जो है वो थोड़े हल्के भी कम होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन के वाइज, तो फिर ये सारी कुबातें होंगी। तो वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि मार्च 2024 तक IMF डील चलनी है, तो शायद तब तक जो है वो इलेक्शन भी ना हो, क्योंकि कोई भी जो है वो उस सेटअप में नहीं जाना चाहेगा, बल्कि जो नई हुकूमत तब आएगी फिर वो नई डील्स में जाना चाहेगी, नए जो मंसूबे उसमें जाना चाहेगी। तो भी बाज़ार यही तासुब चल रहा है कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा और उसमें सारी जमातें जो है वो एक पेज पर मौजूद हैं, सिवाय एक पार्टी के ना, जो कि इलेक्शन चाहती थी कबल अज़ वक्त तहरीक इंसाफ। उसके अलावा तमाम इस्टेब्लिशमेंट या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस प्लेटफार्म पर वो एक पेज पर है, जिसमें इस मुल्क की इकानमी को बैलेंस करना है, जिसमें इस मुल्क का जो है वो जायज़ा लेना है कि IMF के साथ डील जो है वो इसी तरह से चलती रहे और कहीं पर कोई भी मसला ना आए। क्योंकि माजी में भी ये हमने देखा है कि जब हुकूमत जाने वाली थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो अदम इत्मीद आई, तो उसके बाद अचानक से फ्यूल प्राइसेस गिरा दी गई, उसके अलावा दूसरी तमाम कीमतें बिजली की गिरा दी गई, और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर IMF डील जो है वो ख़त्म हो गई। और उसका खमियाजा अगली आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ा कि अब उन्हें 1 साल लगा उस डील को वापस लेते। रुपया उस दौरान जितना कमज़ोर हुआ है, जो इस दौरान महंगाई हुई है, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। तेल महंगा जो है वो अभी भी मुसलसल हो ही जा रहा है, इसी तरह से बिजली हर महीने महंगी हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का खुमियाजा हमें इस वजह से भुगतना पड़ा कि उस डील से बाहर आ गए, और उसके अलावा सेकंड प्लान कोई नहीं था। बिल्कुल सेकंड प्लान नहीं था, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। गुज्जर साहब, कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आने वाला लाहेअमल अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मिलकर तय करेंगे। तो जनाब, फैसलाबाद की बड़ी वक़्त हो चुकी है, राजा रियाज जो है पाकिस्तान के मामलात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त रखते हैं। हनान, ये पार्लियामानी तारीख का पहला वाक़या है कि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बने हैं, और ये ऐसे अपोजिशन लीडर हैं कि जो नून लीग से, हुक्मरान जमात से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद भी हैं, कि वो उनकी ख्वाहिश है कि PMLN उन्हें टिकट दे, और इस सिलसिले में भी बात हो चुकी है। तो वो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसी अपोजिशन होगी, और फिर इतना बड़ा होता। ये बस दुआएं दें PTI को कि जिन्होंने बेवकूफ़ी की और इनका जो है वो एक तरह से तुक्का लग गया क्योंकि पहले 3-3.5 साल ये बड़े खुडे लाइन लगे रहे हैं, और इनकी जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ बड़ी कई दफ़ा जो है वो मुँह मारी हुई, तलख़ कलामी हुई। फिर इन्होंने ही जो है वो सारा सेटअप इकट्ठा किया, जो सारे जो बागी मेंबरान का। तो ये बहरहाल एक अच्छी बात है। राजा रियाज साहब से पिछले संडे को मुलाकात हुई थी, तो बता रहे थे कि 3 नाम जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन देगी, जिसमें राजा रियाज साहब होंगे, नूर आलम, जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो होंगे, 20-22 लोग हैं ये। फिर वो 3 नाम प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आएंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगी, बाकायदा तौर पर सारा वही बनाया जाएगा जैसे रवायती तौर पे होता है। होगा तो वही जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, लेकिन बहरहाल राजा रियाज की जानिब से भी कुछ नाम दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जो है वो, ये भी हो सकता है कि वो नाम राजा रियाज साहब ही दे दें जो नाम बनाना है। माइट बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। इज्जत जब इन्हें देनी हो, आखिर इन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल वक्त भी तो उनका जो है वो गुजारा है, नैब चेयरमैन लगाया है, दूसरे तमाम वोटों पे जितनी भी पेश रफ्ता है, तो राजा रियाज हमेशा पेश रहे हैं।
फंड्स के हवाले से बात की जाए तो राजा रियाज साहब को फंड्स भी ज़्यादा मिले, उनके काम भी होते रहे हैं। तो इस सारे का मकसद यही था कि ये हुकूमत जो है वो इन्हें टिकट लाजमी दे, तो वो टिकट उन्हें मिलेगा। जो उनकी खदमात उन्होंने PMLN को दी हैं, बहरहाल ये बड़ी खदमात थी कि एक जो है वो बड़ी पार्टी से लहदा इन्होंने होके अपना एक दड़ा बनाया, फिर उस दड़े से जो है वो खदमात फ्राहम की और अपोजिशन भी फार्मेलिटी तौर पर चलाते रहे, बजट में भी कोई मुश्किल नहीं आने दी। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल हुक्मरान जमात के इल्म में है। तो राजा साहब ने 3 नाम सोचने हैं अपने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ। हनान इसमें ये कहा जा रहा है, एक तो जो यहाँ पर इख्तियारात सौंप दिए हैं निगरान हुकूमत को, ये सेटअप जो है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। एक तो इसहाक डार का नाम बड़ा इसमें सरफहरिस्त है। सैयद मोहसिन नकवी साहब जो CM पंजाब है, उनका काम भी सभी को पसंद आया है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं कायम मकाम 1 साल के लिए। तो इसके अलावा कुछ देखिए, जब कोई नाम सामने आएगा ना, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेटअप कितनी देर चलेगा। अगर कोई सियासत से बंदा आता है ना, जैसे रज़ा रुबानी या इस टाइप का कोई भी बंदा, फिर ये सेटअप सिर्फ 3 महीने चलेगा, या कोई जस्टिस आ जाता है या ब्यूरोक्रेट। लेकिन अगर ये 2-3 नाम जो मैंने बताए हैं, या इसी तरह से कोई हुक्मरान जमात के करीब का बंदा आता है, फिर ये सेटअप जो है वो कम अज़ कम 1 साल चलेगा। क्योंकि देखें, IMF के बगैर ये मुल्क नहीं चल पा रहा, दोस्त ममालिक के बगैर नहीं चल पा रहा। ऊपर से आप देखें, आए दिन रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर किसी न किसी मंसूबे का इब्तिदा कर रहे हैं, संग बुनियाद रख रहे हैं। बाहर से ईरान से ममालिक से मुआहदे हो रहे हैं, सऊदीया से हो रहे हैं, UAE वाले तो बिल्कुल यहाँ पर कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से रशिया से जो है वो फ्यूल प्राइसेस जो है वो लेस पे मिल रही हैं। तो ये काफ़ी ममालिक के साथ नई चीज़ें हो रही हैं। CPEC जो है वो अगले मरहले में दाखिल हो गया, चीनी नायब वज़ीर आज़म आए हुए थे इसी वीक में। तो मुल्क बहरहाल आगे तो बढ़ रहा है, चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, IMF डील भी चल पड़ी है। तो ये वाकई जो कंटिन्यूटी है सिस्टम की, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे कैसे भी हो। देखिए, बेहतर तो ये था कि इलेक्शन के ज़रिए होती, निगरान टोला जो है वो इलेक्शन करवाता, उसके बाद यही शायद वापस आ जाते। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, और शायद नहीं चाहते कि जब तक IMF डील चल रही है हमें आना पड़े। देखिए, IMF के बगैर चलना मुश्किल है। इंपोर्ट पिछले कई महीनों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो काफ़ी जो है वो नीचे आया है। पहले ये होता था कि हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती थी, हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाती थी, और ये पिछले साल में तो तकरीबन 45 अरब डॉलर का गैप था 1 साल का। तो अभी ये महीना वाइज अगर हम बात करें तो ये गैप ख़त्म हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो रही है, इंपोर्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है। इसका ग्रोथ रेट पे भी असर पड़ा है, इसका इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ा है, इसका जो मुल्की लेवल पे बहरहाल महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन उसका से एक फ़ायदा हुआ है कि जो रुपये पे प्रेशर आ रहा था वो कम हो गया। आप देखेंगे कुछ महीने जो है मुसलसल 280-90 के अराउंड में रहा है। तो ये इसकी बहरहाल स्टेबिलिटी है। एक्चुअल कीमत इसकी 240-50 होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी 1 साल रहती है तो शायद हो भी जाए। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी ख़त्म होती है, या डील ना होती, या चीज़ें बेहतर ना होती, तो ये कीमत 350-400 पे चली जाती, वो डॉलर फिर पकड़ा ही ना जाता। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है, या दीगर ममालिक की कई मुल्कों की मिसाल दी जा सकती है जब वो डिफ़ाल्ट हुए या डिफ़ाल्ट के करीब तरीन हुए। लबनान नाम का एक मुल्क है, वो भी डिफ़ाल्ट हो चुका है, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो ये बहरहाल इनकी इस बात को मैं सराहता हूँ, महंगाई हुई है, टका के हुई है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल जो है वो 2 बार हो गया जीना। लेकिन जो डिफ़ाल्ट से ये करीब से बच के आए हैं, ये बहरहाल इनकी एक अच्छी बात है कि मुल्क को इन्होंने एक पटड़ी पे चढ़ा दिया है, और इसकी कीमत जो है वो उन्होंने सियासी कीमत चुकाई है। देखें, 1980 से नवाज शरीफ जो है वो सियासत में मौजूद है, किसी न किसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना बने, वज़ीर आला बन गए, ख़त्म हुए, फिर वज़ीर आला, फिर अपोजिशन लीडर, फिर वज़ीर आज़म, फिर जलावतनी, ऐसे कई सालों से वो मौजूद हैं सियासत में, और GT रोड पे हमेशा उनका वोट बैंक रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जितनी महंगाई की, जितने सख्त फैसले लिए, अनपॉपुलर डिसीजन लिए, IMF की हर बात मानी गई, उसका नतीजा देख लें कि इन्होंने अपने वोट बैंक पे अच्छी खासी ज़रब लगाई है। मतलब अगर इलेक्शन अभी होते हैं, PTI और दूसरी जमातें हिस्सा लेती हैं, तो PMLN के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन जीतना। लेकिन ये सारी चीज़ें शायद इस वजह से भी कर ली हौसला करके कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। हाँ हनान, PTI पे पाबंदी लगती है, चेयरमैन जो है वो नाहल होते हैं, जो कि 1 हफ्ते में होने जा रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता उनके पास ना इसी सेटअप में, या निगरान के आते ही वो नाहल हो जाएंगे।
फिर उसके बाद ये तलाल चौधरी ने परसों जब उनकी नाअहली ख़त्म हुई है 5 साल की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब मियां नवाज शरीफ फ्लाइट में बैठ जाएंगे ना, फिर आप समझ लें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक समझा जाए कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अभी तक उनकी वापसी का कोई जो है वो लायामल तो नहीं हुआ। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये होने जा रहा है कि इसमें चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, पीटीआई पर शायद पाबंदी लगा दी जाए या शाह महमूद कुरैशी उसको चलाएं, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। ये 6 महीनों में 1 साल में होगा, उनकी सज़ाएं ख़त्म होगी और अगली टर्म के लिए शायद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। क्योंकि यूएई और दोस्त ममालिक चाइना या जितने भी लोग इस बीच में गारंटियर है या जो बीच में जिनकी बातचीत हुई है या जो बीच में बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को संभालें। क्योंकि उनके दौर में ये समझा जाता है, देखें पाकिस्तान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की है ये समझी जाती है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा हुई है। जितनी भी रोड्स देख लें, नए डैम्स देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, या इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक को फ़ायदा देते हैं या जो डेवलपमेंट के रिलेटेड है, ये सारे समझे जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। बैरूनी सरमायाकारी आई है, डॉलर के मुकाबले में रुपये का मजबूत होना, इसी तरह से फ्यूल प्राइसेस का जो है वो एक जगह पे जो है वो स्टक रहना, ये सारी चीज़ें उनके दौर में, बहरहाल उन्हें 13 से 18 का दौर भी कंपैरिजन किया जा सकता है या माजी का भी किया जा सकता है। तो उन्हें वापस लाने के लिए ये सारी भाग दौड़ की जा रही है। तो ये अगर इलेक्शन जिस दिन वो जैसे बकौल उनके कि जब मियां नवाज शरीफ फ्लाइट पकड़ लेंगे, ये समझा जाएगा कि वो वतन में भी आएंगे, उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दोबारा से संभालेंगे, फिर पीएमएलएन जो है वो अपनी जितने भी उनकी जो प्लान होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत ने। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो उमैर बताइएगा, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? कोई राजा रियाज के साथ कोई मुलाकात हुई है आपकी? कोई मुल्की सूरत हाल के ऊपर डिस्कशन हुई? देखें जी, 8 तारीख को मतलब उस तक जो अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन लीडर की जानिब से मुशावरत की जा रही है, राजा रियाज साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा जी कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ राजा साहब का सियासी बयान है, क्योंकि राजा साहब सिर्फ बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं। वो करेंगे तो वही जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप चाहेगी, जो नाम वो देगी राजा साहब उसी को ओके कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इख्तलाफ करेंगे। इससे पहले आप चले जाएं बजट में देख लें, जिस तरह से लोगों को, आवाम को रिलीफ कुछ ख़ास नहीं मिल सका, या कोई भी मामलात हों, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हो, बैड गवर्नेंस हो, तो इस हवाले से आज तक हमें कभी अपोजिशन लीडर साहब बोलते नज़र नहीं आए। सिर्फ एक बार उन्होंने कहा था कि आप भैया मुझे पहचानते भी नहीं हैं। ठीक है, वो सिर्फ ज़ाती मामलात अगर कोई मसला हो तब बोलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का कोई इशू आ जाए तो उस पर राजा साहब बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। तो उम्मीद है इस बार भी जब निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब की बारी आएगी तो वहाँ पे भी राजा साहब वही करेंगे जो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून कहेगी। दूसरी बात यह है, राजा साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, तो 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी राजा रियाज अहमद समेत जो दीगर उनके मुनहरिफ अरकान थे, उनकी बुनियादी पार्टी रुकनियत जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब आते हैं हम सियासी या केयर टेकर सेटअप की तरफ। तो देखें आइनी तौर पे तो इसी साल के दौरान ही अक्टूबर तक जो इंतखाबात है वो होना है, नवंबर तक। लेकिन जिस तरह देखें पंजाब असम्बली के साथ हुआ, केपीके असम्बली के साथ हुआ, तो कुछ बाइद नहीं कि ये लोग वही तरीक़ेकार जो है वो मरकज़ में भी अपनाएं। ताहम उसमें एक ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि जब तक इमरान खान माइनस नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन करवाने की तरफ आएंगे। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते होते तो वो अब तक पाकिस्तान में होते, ना कि वो अब तक बरतानिया में बैठे होते। क्योंकि आप देखें उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनके भाई वज़ीर आज़म है, मगर इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है।
जब तक मेरे ख्याल से वो देखेंगे नहीं, मुनासिब नहीं समझेंगे कि उनके लिए पिच तैयार हो चुकी है, मैदान सज चुका है और उनको वाज़े यकीन दहानी नहीं होती, उस वक्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है। और उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इंतखाबात में नहीं जाएगी। हाँ, अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं पाकिस्तानी सियासत से तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी मुतवक्के है और इलेक्शन का इंतखाब भी, इलेक्शन का इनेकाद भी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ अब्दुर्रहमान भी मौजूद है, मजीद डिस्कशन उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान, जो पीटीआई के जितने भी कारकुनान जो छोड़ गए थे फैसलाबाद से स्पेशली जिनका ताल्लुक था, बहुत सारे अभी कह लें कि किसी के ऊपर साया नहीं किसी पार्टी का आया, वैसे ही घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ चेंजिंग्स नजर आ रही हैं? हनान, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि पंजाब में ये सारे लोग उनके साथ आ जाए, तो मियां नवाज शरीफ ने ये कार्ड खेला कि आईपीपी बनवा दी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, सारे लोग उनके साथ मिला दिए। जो भी लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते थे, फैसलाबाद से देख लें अजमल चीमा या इस तरह से दूसरे लोग, इसी तरह से पंजाब भर से। तो अब मसला ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि उन्हें PMLN का टिकट मिल जाए, जैसे शेख खुरम शहजाद है या जैसे रज़ा नसरुल्लाह गुम्मन है। इसी तरह से फैज़ुल्लाह कमोका भी चाह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी या नून लीग में सेट हो। आईपीपी उनका आखिरी ऑप्शन है कि यहाँ पर जहांगीर तरीन के पास ना जाना पड़े। देखिए, PMLN के पास जीतने की पावर है, PTI माइनस हो जाती है, साबिक़ वज़ीर आज़म जेल में होते हैं, तो फिर जीतने का बहुत बड़ा चांस है PMLN के पास। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी बहरहाल एक पार्टी, उनका हर हल्के में वोट बैंक है। अब जहांगीर तरीन का ना वोट बैंक है किसी हल्के में, ना वो इलेक्शन के लिए अहल है। वो सारा उन्होंने बंदे तो इकट्ठे करवा दिए किसी ने उनके पास, लेकिन वो किस नज़रिए के साथ जाएंगे अभी तक उनका निशान फाइनल नहीं हुआ। कल भी वो अकाब की डिमांड कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन उन्हें चिड़िया देने की बात कर रहा था। तो ये सारी बातें हैं कि उनका उकाब तो वो मुशर्रफ साहब की पार्टी का निशान था, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं रही, मतलब अब वो भी नहीं रहे, उनकी पार्टी भी उस तरह से एक्टिव नहीं रही। तो वो चाह रहे थे कि उन्हें अकाब का निशान मिल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अभी चिड़िया पे जो है वो ले लें, उसी से मिलती जुलती है, लेकिन अभी खैर फाइनल नहीं हुआ कोई निशान ना उनका। तो ये मसला है कि अब उनके पास निशान भी फाइनल नहीं है, उनके पास कोई नज़रिया नहीं है, उनके पास कोई बात नहीं है। वो सारे जो लोग PTI के समझे जाते थे कि सबसे ज़्यादा बदतमीज़ लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे या फरदौस आशिकवान, वो सारे के सारे उधर इकट्ठे करवा दिए गए हैं। तो अब उनको कैसे डील करना है, किस नज़रिए से इलेक्शन में जाना है, कौन सा जो वो बंदा होगा जो, देखिए नवाज शरीफ है नून लीग के पास, PTI के पास भी अपना बंदा मौजूद है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के पास भी है, तो उनके पास तो कोई बंदा भी मौजूद नहीं है। जहांगीर तरीन को तो कोई, देखिए वो तो अपने बेटे का इलेक्शन हार गया था जब बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो उमैर, ये बताइएगा कि बहुत सारे PTI के जो कारकुनान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, ये कुछ नज़र भी नहीं आ रहे और कुछ जो है वो वापस PTI छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ख्याल अहमद कास्ट्रो के हवाले से क्या कहेंगे, किधर है, नज़र नहीं आ रहे वो? हनान, देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी भी नज़रियाती सियासत नहीं रही है, ना कभी अवाम के लिए हुकूमतों ने या सियासी जमातों ने कोई नज़रियाती तौर पर या किसी एजेंडे की बुनियाद पर सियासत की है, और ना ही उन पार्टियों का हिस्सा जो लोग होते हैं, टिकट होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो कि सिर्फ मुफादात की सियासत करते हैं। चंद एक होते हैं जो कि नज़रियाती तौर पर किसी पार्टी के लीडर के साथ उनकी अटैचमेंट होती है और वह वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इस तरह फिर किसी भी किस्म के जो मुजालिम हैं या कोई तंगियाँ हैं, वो उन लोगों को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपनी पार्टी छोड़े। माजी में भी आप देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए, परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद आप नून लीग की हालत देखें। हालांकि नून लीग एक पुरानी जमात थी, लेकिन वहाँ उस पार्टी में राना सनाउल्लाह जैसे लोग भी मौजूद थे जिनको कोई तोड़ नहीं सका, और वो वहीं पे रहे, और आज भी उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अगर अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी तब्दीली के नाम पे, नया पाकिस्तान के नाम पे बहुत बड़ी तादाद में इसी तरह के वो मुफाद प्रस्त
लोग जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे, जो कि इससे कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहे, इक़्तिदार के मजे लिए और उसके बाद पार्टियां तब्दील करते रहे। और आप देखें पीटीआई में तो अक्सरियत ऐसे लोगों, उन लोटों की थी जो मुख्तलिफ जमातों को तब्दील कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमा हुए थे। और फिर जब इस पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो आप देखें आज कौन कहाँ खड़ा है। फैसलाबाद में आप देखें कि पीटीआई को प्रेजेंट करने के लिए कोई बंदा ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद के ज़िले सदर आदिल परवेज है, उसका कोई अता पता ही नहीं है किसको, वो कहाँ पे गायब है और कितने महीने हो चुके हैं इस बात को। सिटी सदर लतीफ़ नज़र है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। वो लोग जो वजारतों के मजे लेते रहे, हाफिज मुमताज़ है, ख्याल अहमद कास्त्रो है, इस तरह के दीगर लोग हैं। चले फैजुल्लाह ने तो इब्तदा कर दी, वो पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने कम से कम स्क्रीन पे आके ऐलान तो कर दिया। ये वो लोग हैं जो छुप के बैठ गए हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर है, कोई पाकिस्तान से बाहर भाग गए हैं। मुनासिब वक्त देख के बिलाल अशरफ बसरा का भी वीडियो क्लिप आपने पिछले दिनों में देखा होगा, उन्होंने भी पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर ली। 112 में पीपी 112 से उनको टिकट दिया गया था। ख्याल अहमद कास्त्रो जो वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर है। इब्तदा में जब वो बाहर गए थे, मैं बताता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जिन दिनों में वो जेल से रिहा हुए थे और उसके बाद गायब हो गए थे, तो उनके कुछ चाहने वालों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को चकमा देकर गायब हो गए। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक ख्याल अहमद कास्त्रो साहब डील करके मुल्क से बाहर गए हैं और अब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वही साजगार वक्त के इंतजार में हैं कि कब उनको दोबारा वापस बुलावा आता है। पीटीआई के लिए हालात साजगार होते हैं या कोई नई सियासी जमात जो है वो उनके लिए वहाँ पे जगह बनती है, तो फिर वो वहाँ पे अगर एडजस्ट होते हैं तो इस सूरत में पाकिस्तान वापसी होगी। इसी तरह आप देखें हाफिज मुमताज़ अहमद सूबाई वज़ीर रहे हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। पीटीआई के कितने लोग हैं, मलिक उमर फारूक हैं, मावन ख़ुसूसी रहे वज़ीर आला पंजाब के, वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तो इस तरह के जितने भी वो लोग थे जो कि पिछली पंजाब काबीना में या वफाकी काबीना में इक़्तिदार में रहे थे, बल्कि वफाकी काबीना वाले तो सिवाय फ़र्क हबीब के और रह कोई नहीं गया। फैजुल्लाह का मौका ने वैसे पार्टी छोड़ दी। इसी तरह राजा रियाज अहमद भी मुनहरिफ अराकीन में चले गए थे, नवाब शेर वसीर भी पार्टी छोड़ गए थे, शेख खुर्रम शहजाद ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, रजा नसरुल्लाह घुमन भी पीटीआई को छोड़ चुके। तो अब फैसलाबाद में पीटीआई के पास बचा ही क्या है। हाँ, एक चीज़ है कि वो जो नजरियाती कारकुन थे जो कि 18 के इलेक्शन से पहले पीटीआई चेयरमैन के साथ या पीटीआई के साथ अटैच थे, उनमें से कुछ लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ इसी बात पे कि जब पार्टी इतनी ज़्यादा बूम में नहीं गई थी या अरूज पे नहीं गई थी और मुश्किल वक्त था, तो उस वक्त वो पीटीआई के लिए अपनी मेहनत करते रहे। मगर जब जो ही मौसर वक्त आया तो फिर पीटीआई की जानिब से भी उन्हीं लोटों को, उन्हीं मौका परस्तों को, उन्हीं विनिंग हॉर्सेस को नवाजा गया, उनको टिकट दिए गए, उन्होंने इक़्तिदार के मजे लिए। जब मुश्किल वक्त आया वो फिर भाग गए और अब फिर वही नजरियाती वर्कर जो कि डंडे खाते थे, जो कि जेलें भुगतते थे, वही बाकी रह गए हैं। तो जहां तक बात फैसलाबाद की लीडरशिप की है, तो मैं आप देखें कई महीनों से पीटीआई का कोई एक बंदा भी फ्रंट पे सामने नहीं आया। आज तक किसी बंदे की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई। हत्ता के बहुत सारे जो पीटीआई के कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पे इस बात की कैंपेन करते दिखाई देते हैं कि महीनों हो चुके हैं, लेकिन वो जो स्टेक होल्डर्स, वो तंजीमी ओहदेदारान कहाँ हैं। आज उन्होंने कारकुनों को या पार्टी को तनहा छोड़ के और खुद रूपोश हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकटों के इम्कान जो है वो बड़े उनकी नज़रों में वाज़े हो चुके हैं उनके, क्योंकि वो सारा कुंबा तो छोड़ गया है। पीछे जो छोटे छोटे रह गए थे, पुलिस भी उनको नहीं पकड़ी, उनके पीछे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन वो टिकट्स के हवाले से बड़े कॉन्शियस हो गए कि जनाब अब तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा किसी को नहीं टिकट दे सकते। देखें ये चीज़ें तो होती हैं। आप 2018 का इलेक्शन देखें, पीटीआई की पॉपुलैरिटी उस वक्त अरूज पे थी। आप देखें मियां वारिस अजीज जैसा बंदा राना सनाउल्लाह को हरा देता है। तो इस तरह जो मौके मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाती हैं। जिस तरह आपने बात की कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, पुलिस भी उनको कुछ नहीं कह रही, तो उनको अब टिकटें मिलने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। वो तो वाकई बात ये वाजे है
कि जो हल्के खाली हो चुके हैं, जहां पे कोई लोग ही मौजूद नहीं है, तंजीमी अहदेदारान भाग चुके हैं, आपके टिकट होल्डर्स भाग चुके हैं, तो फिर जाहिर है अगर इलेक्शन लड़ना है तो किसी ना किसी को तो टिकट देना होगा। और दूसरा, अवाम बड़ी समझदार है। गोई साहब क्या कहेंगे, अवाम ने क्या कौन सी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं देखी, क्या कुछ इन्होंने किया, क्या कुछ इन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल गई। बहुत सारे फ्लॉज थे इनकी गवर्नमेंट के अंदर और उसकी वजह से जो अल्टीमेटली नुकसान भुगतना पड़ा वो पाकिस्तान की आवाम को। आप क्या समझते हैं कि आवाम के आने वाले इलेक्शन में ये सारी चीज़ें भूल जाएगी? देखिए हनान, सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर बैड गवर्नेंस और महंगाई का दौर दौरा रहा 4 साल। उस्मान बुज़दार नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी, जो अब पार्टी से निकाल दिए गए, वो खैर खुद से छोड़ गए थे। उनकी वजह से पंजाब में बहुत बुरा वक्त चला है, कोई काम नहीं होता था, रिश्वत का बाजार सरगर्म था। तो ये सारी चीज़ें आवाम को याद है। फिर उसके अलावा जब देखिए वोट डाल देना होता है अपने लीडर को, 18 में जब नवाज शरीफ जेल में था, नाअहल था, तो लोगों ने शहबाज शरीफ को नहीं वोट डाला ना। इसी तरह से जब इलेक्शन में जो है वो सबक वज़ीर-ए-आज़म अहल नहीं होंगे, शाह महमूद कुरैशी मैदान में होंगे, तब कुरैशी को तो वोट नहीं डलेगा ना, लोग उसको तो नहीं जिताएंगे ना वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो केसेस चल रहे हैं वो मैच्योर होने जा रहे हैं, वो एक आध हफ्ते में सज़ा भी होने जा रही है। तो आने वाले इलेक्शन में पंजाब के लिए नून लीग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचेगी ना। बाकी जितने भी हो गए, देखें जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं कि वो बड़े छोटे छोटे जो टिकट के उम्मीदवार हैं, जो 2013 में जिन लोगों को टिकट मिला था वो उनको बहुत सारों को 18 में नहीं मिला, और 13 में उन लोगों को मिल गया था जिनको कोई जानता ही नहीं है। मतलब वो बाद में भी कोई नाम नहीं पैदा कर सके ना, वो काउंसलर लेवल के बंदे भी नहीं थे, नाज़म के लेवल के बंदे भी नहीं थे जो 13 में इलेक्शन लड़ के हार गए थे। तो वो इसी तरह के लोगों को मिल जाएगा जो 2024 में इलेक्शन होंगे या 23 में अभी अगर हो जाते हैं, तो वही बंदे होंगे जो मतलब 10, 20, 30 हज़ार जो वोट पीटीआई का वो ले लेंगे और अपना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक उम्मीदवार का अपना वोट बैंक होता है स्पेशली देही इलाकों में, और एक होता है पार्टी का वोट बैंक। दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। शहरी इलाकों में थोड़ा होता है कि कोई भी उम्मीदवार आ जाए, पार्टी का अगर वोट बैंक ज़्यादा हो तो वो जीत जाता है, लेकिन फिर भी उसको वोट इकट्ठा करना पड़ता है, उसको वोटर्स को ले जाना पड़ता है। सारी इलेक्शन एक तरफ रखते हैं 89 डेज़ का, और जो आखिरी दिन का इलेक्शन होता है ना, वो उसमें पैसे भी लगते हैं, उसमें सारा दिन जो है वो मेहनत भी बाकी 88-99 दिनों से ज़्यादा लगती है। तो इस बात को जो है वो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पॉपुलैरिटी की जो बात की जाती थी, तो अभी जो अंदाज़ा हो जाएगा, ये जो लोकल बॉडीज़ शायद इस बरस हो जाएं। इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहा है कि लोकल बॉडीज़ करवा दिए जाएं, 3 मरहलों में होंगे। पहला मरहला इस बरस, दूसरा अगले बरस के शुरू में, तीसरा अगले बरस के मिड में, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ बना हुआ है या एक फ़ज़ा सोशल मीडिया पे बनी हुई है, उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिर 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देख ही लिया कि कितनी पॉपुलैरिटी रही है। अब जो है वो कोई बात भी नहीं सामने आती, कोई प्रेस रिलीज़ भी किसी की नहीं आती। जैसे मैर ने निशानदेही की कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सदर बैठा हुआ है, यहाँ पर सिटी सदर बैठा हुआ है, कोई उनकी आवाज़ नहीं है। बिल्कुल आवाज़ होनी चाहिए, और आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है इससे तब्दील होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर के अंदर स्पेशली फैसलाबाद के अंदर जो है वो यौम शहदा मनाया जा रहा है। इस चीज़ के मद्देनज़र इसको रखते हुए गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे यौम शहदा के हवाले से तकरीबात का अहतमाम भी किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ SPs और ताजर बरादरी ने भी शिरकत की। शहीद जो होता है उसकी अज़मत बहुत ज़्यादा होती है। अज़मत किस तरह से होती है जनाब? हम लोग तो घरों में बैठ के अपनी आसाइश वाली ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत पे मामूर हर वो पुलिस का एहलकार जो कि अपनी जान दाव पे लगा के इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारा जानो माल उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अगर उसको अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ता है तो वो उसके लिए गुरेज नहीं करता। और इस तरह की एक या दो नहीं, बेशुमार मिसालें हैं, चाहे वो डाकुओं के साथ लड़ाई करते हुए हो या फिर हमारे मुल्क कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जानों का नजराना पेश करने की बात हो, हमारे पुलिस के जवान जो है वो सबसे आगे नज़र आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने यही देखना
होता है कि थाना कल्चर को देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पुलिस एहलकार जिस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत करते हैं, इस चीज़ को हमेशा से जो है वो दरगुजर कर दिया जाता है, और जितना इनको सराहना चाहिए हम उस तरह से नहीं सराह पाते। हम तो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ईद के लम्हात भी गुजारते हैं और बहुत सारे खुशी के लम्हात भी गुजारते हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनकी फैमिलीज़ किस तरह से वक्त गुजारती हैं, किस तरह से दिन गुजारती हैं, उनका हर दिन जो है उनके बगैर जो होता है वो किस तरह से अजियत में मुब्तला होकर गुजरता है। इस चीज़ के लिए अगर हम उनकी फैमिली को सारी उम्र भी खराज तहसीन जो है पेश करते रहें तो मेरा ख्याल है वो कम होगा। तो आज इसी मौजू पर डिस्कस करने के साथ साथ हमने हमारे पुलिस के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे मामूर होने के साथ साथ अपनी जान का नजराना पेश किया। 2011 के अंदर पुलिस मुकाबला ये हुआ था, 208 चक का इलाका था और थाना मदीना टाउन की हदूद बनता था, और डाकुओं को रोका गया उनकी जानब से, और रोकते ही डाकुओं की तरफ से फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से वो अपनी ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए जान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। और सब इंस्पेक्टर राना जुल्फ़कार साहब की मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जिन्होंने ड्यूटी पे होते हुए जहाँ पे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया, उसी के साथ साथ मुल्क व कौम की फैमिलीज़ के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान का नजराना भी उन्होंने पेश किया। आज उनकी फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत स्पेशल शो आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है उनके लिए, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, यकीन जानिए मेरे मुंह में लफ्ज़ नहीं आ रहे। जो फीलिंग्स है ना, कहा जाता है कि हमेशा आप अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मैं किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करूं, किस तरह से उनको खराज तहसीन पेश करूं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। आए आपका तारुफ करवाते हैं उनकी फैमिली के साथ। हमारी उनकी बेगम जो हैं वो मौजूद होंगी, नैय्यर साहिबा, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और 3 बेटियाँ हैं जी इनकी, और हमारे साथ उनकी बेटियाँ भी मौजूद होंगी, उनको भी वक्तन फ़वक्तन जो है उनसे भी डिस्कशन करेंगी। मानूर बेटा हमारे साथ मौजूद हैं आज, आपको भी बेटा वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नैय्यर साहिबा से करते हैं। तो मैडम, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। जुल्फ़कार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और मैं कहता हूँ वो जाएंगे ही जन्नत में, क्योंकि शहीद जो होता है ना उसका रुतबा बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है। हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो मैडम, किस तरह से वक्त गुजरता है उनके बगैर? जिंदगी बड़ी सख्त है, तो सख्तियां तो देखनी पड़ती होगी। सख्तियां तो देखें जी, देखनी पड़ती हैं, जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को अगर ऐसे मंजूर था तो हम क्या कर सकते हैं। बेटियां मेरी, जब उनकी शहादत हुई है, बहुत छोटी थी। सबसे छोटी मेरी बेटी जो थी वो 6 माह की थी। 6 माह की? जी। सबसे बड़ी जो ये महानूर है, ये 3.5 ईयर्स की थी। आपके लिए यकीनन बहुत सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है जिंदगी को, लेकिन वो फिर अल्लाह ताला भी हौसला दे देता है टाइम के साथ। लेकिन मैडम, लेकिन सडन जब ये एक इंसिडेंट होता है इंसान के साथ, उसको बर्दाश्त करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला सब्र दे देता है। बेशक जिसकी मर्जी से ये हाँ जी सब हुआ होता है, वो सब्र भी दिल को ये तसल्ली हो जाती है कि चले उन्होंने शहादत का रुतबा लिया, अल्लाह ताला के घर वो जिंदा है। बेशक हमारे लिए भी ये इस दुनिया में चले, उनके हमारे लिए भी ये एजाज़ है। बच्चियां भी बड़ा प्राउड फील करती हैं कि चले हमारे बाबा जो हैं वो शहादत की मौत लेके गए हैं दुनिया से, अल्लाह ताला के पास तो वो जिंदा है। बेशक हमारी हर चीज़ की खबर है उनका। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक चीज़ की मुझे खुशी ये होती है कि आपने उनकी शहादत को एक बहुत अहम रुतबा जो है वो दिया है। आप ये समझते हैं कि अगर वो जिंदगी से हमारी से चले भी गए हैं तो एक बहुत बड़ा रुतबा दे के गए हैं, क्योंकि जब भी इस चीज को बुलाया जाएगा, मानूर बेटा को बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो उनकी शहादत को, उनके अहम रुतबे को जो है वो हमेशा से याद किया जाएगा। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से उनके होते हुए उनका रवैया था, क्योंकि एक फैमिली की तरह होता है ना डिपार्टमेंट, तो क्या उनकी तरफ से आपका साथ दिया गया? हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट खैर हमारा बहुत ख्याल रखती है, हर मौके पे हमें याद रखा जाता है, और फिर हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि चलें अगर वो नहीं है दुनिया में, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है हमारा साथ पूरा कोऑपरेटिव करता है, पूरा हमारे हर मौके पे, ईद पे, किसी और मौके पे हमें याद रखा जाता है। अब लास्ट जब ये यहाँ CPO साहब उमर सईद मलिक साहब थे, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल एक बच्चों को VIP किस्म का दिया, बच्चों ने प्राउड फील किया कि चलें, हम लोग देख रहे थे और ये कह रहे थे कि हम शहीद के बच्चे हैं, इतना अपने आप को बच्चों ने प्राउड फील किया।
बहुत अच्छा इनको दिया। हर जो भी पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए करती है वो बहुत अच्छा करती है। बेटा आप क्या कहेंगे, फख्र तो महसूस होता होगा बाबा इतना बड़ा नाम बना के गए। जी 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 बिल्कुल, हमें तो बहुत प्राउड फील होता है। हम जिसको बताते हैं ना अपने सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड्स को, मतलब जिसको भी हम बताते हैं तो वो भी बड़ा प्राउड फील करते हैं, और हम तो खुद उनसे भी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, हमें प्राउड बड़ा फील होता है इसमें। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने अभी 10th के एग्जाम्स दिए, मेरा अभी रिजल्ट तो बेटा क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने क्या बनना है बड़े होके? फ्यूचर प्लान्स तो मेरे मेडिकल में जाने के हैं। अब 10 कभी ख्याल नहीं आया कि बाबा की तरह पुलिस को ज्वाइन करें या इस डिपार्टमेंट के? वो मेरी दूसरी बहन कह रही वो पुलिस में जाएगी, इतने इनका फिर वो चली जाएगी। देखा, तो बाबा जो हैं वो हमेशा उनकी सीट को संभालने के लिए भी एक शख्स, उनका तो ख्वाब था ना कि हम डॉक्टर बने, तो मैं तो उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं आप। और हमारी दुआएं हैं बेटा कि आप जहां पे भी जाएं अपने बाबा का नाम, अपनी मम्मा का नाम जो है वो रोशन करें, और अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाएं, और उनका ख्वाब जो था वो अपनी ज़िंदगी में होते हुए जो पूरा करना चाहते थे, अगर ऊपर भी बैठे वो देख लें तो आपका ख्वाब जो है वो डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। तो मैडम ये बताइएगा, ईद, शब रात, ये दिन किस तरह से गुजरते हैं? गुजारने पड़ते हैं। जब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़िंदा है तो हर दिन हमें उसको फेस करना पड़ता है। तो कितना मुश्किल वक्त होगा ना आपके लिए कि बच्चे इतने छोटे, मतलब ये था कि फैमिली बैकग्राउंड, भाई उनके बहुत अच्छे थे, मतलब बच्चों को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने कभी भी इनको इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इनके ताया ने ना, इनके ताया के साथ हम लोग रहते हैं, तो कभी उन्होंने इस चीज़ की कमी बच्चों को महसूस नहीं होने दी, बल्कि अपने बच्चों को अगर पीछे रख के भी इनको आगे किया है उन्होंने। ये इन बच्चों को तो कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया। बिल्कुल ठीक कहा। मानूर बेटा, मुझे पता चला है कि आपके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो किस तरह से स्टडी को टाइम देते हैं और कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 1015 आए, 92%। 1015? जी। अरे क्या बात है जनाब, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है ये सुन के। माशाल्लाह आपके बाबा भी जो हैं वो बेटा इस चीज़ को देख के बड़ा खुश होते होंगे कि मेरी बेटी इतनी लायक है और इतनी मेहनत कर रही है, आप यकीनन डॉक्टर बनेंगी। और कितना टाइम देती हैं स्टडीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर? स्टडीज़ को अभी तो मैं कॉलेज जाती हूँ, पंजाब कॉलेज में ही मैंने एडमिशन ले लिया, और अभी कॉलेज जा रही हूँ, समर क्लासेस लिया अभी। उसके बाद दिन का भी बिजी चला जाता है, आके फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्टडी को टाइम देते हैं 3 to 4 आवर्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, जब कोई इवेंट आता है जैसे ईद है, शब रात है, तो बाबा की याद तो आती होगी आपको? याद तो आती है, लेकिन ना हम वो फैमिली में रहते हैं, वो कजन्स हैं और जॉइंट फैमिली, और फिर दूसरे कजन्स भी जो हैं वो ना वो हमारे साथ बड़ा मिलजुल के रहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मम्मा से पूछते होंगे ना आप, क्योंकि आंटी जी बता रहे हैं कि आप काफी छोटे थे तब? मैं तो 3.5 years की थी। तो कोई धुंधली यादें याद हैं बाबा की? कुछ धुंधला सा चेहरा, कुछ धुंधली सी यादें याद हैं? थोड़ी थोड़ी बातें। तो कभी मम्मा से आपने पूछा बाबा की आदतें कैसी थी, उन्हें खाने में क्या पसंद था? उन्हें जो खाने में पसंद है वही मुझे पसंद है। अच्छा, क्या खाने में पसंद है? मीठा, बस मीठा। ठीक है, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। मीठे में कौन सी डिश? सब कुछ। यानी भाईजान को भी मीठा काफी पसंद था? बहुत। तो आप अपने हाथों से बना के देती थी? उनके पास एक मशीन थी, उसमें ना बर्फी बन जाती थी। अच्छा। तो वो उसमें खुद ही बना लेते थे, यानी कोई हेल्प करे ना करे, मीठा इतना पसंद था कि वो खुद ही बना लेते। जब कुछ नहीं आता था वो चीनी खा लेते थे। अच्छा, इतना मीठा पसंद था उनको। तो आप भी इसी तरह करते हैं, बर्फी बनाते हैं आप? इतना तो नहीं, इतना नहीं करते। अब बर्फी बनाने वाला वो दौर चला गया, अब लेटेस्ट दौर आ गया, आपने लेनी अब ऑनलाइन आप जो मर्जी मंगवा लो आप मीठा। हाँ, ये भी है। अच्छा, ईद पे होता है ना बाजुकात बच्चों को इस चीज का इंतजार होता है कि बाबा की तरफ से ईद मिलेगी। मतलब ईद आपके चाचू भी देते होंगे, आपकी मम्मा भी देती होंगी, लेकिन कमी रहती है। बाबा की तरफ से एक स्पेशल जो वेट होता है ना बच्चों का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो उनको मिस तो करते होंगे आप? मिस तो करती हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना इस चीज में। हाँ, लेकिन एक मोहब्बत बड़ा, जो शफकत बड़ा प्यार का एहसास होता है, जो साया होता है, जो हाथ सर पे होता है, वो बहुत मिस करते हैं बच्चे अक्सर। मिस करते हैं, लेकिन वो जो पुलिस का है ना सारा वो महकमा, वो हमें फील ही नहीं होने देते। छोटे छोटे ओकेजन्स को ना वो सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से सेलिब्रेशंस होती है? आप कहाँ किस सेलिब्रेशन में गए? वो हमें भी इनवाइट करते हैं, कभी कभी वो खुद भी आ जाते हैं।
आपके लिए गिफ्ट्स भी लाते हैं? लाते हैं। क्या क्या गिफ्ट्स लेके आते हैं? हमारे लिए वो मतलब हमें ज्यादातर वो हमारे लिए मतलब फ्रूट्स और इस तरह की चीजें लेकर आते हैं। हाँ देखें जी, हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो इतना अच्छा है कि अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते। वो हीरोज होते हैं उनके लिए। और बहुत सारे सीपीओज भी आते हैं, तमाम के तमाम जो भी ड्यूटी पे हाजिर होता है उसकी यही कोशिश होती है कि शोहदा की फैमिलीज के साथ अपने जो अहम दिन हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए। तो मैडम, जिस तरह से कोई शहीद होता है ऑन ड्यूटी, तो पुलिस की तरफ से उनके बच्चों में से किसी को जॉब भी दी जाती है। क्या इस तरह का भी कोई सिस्टम है कोई आपके साथ? हाँ जी, सिस्टम उन्होंने कहा है। बेटियां माशाल्लाह भी छोटी हैं। जी जी। एक बेटी मेरी का है इरादा कि मैं CSS करके इंशाल्लाह जाऊंगी, तो फिर देखते हैं कि मतलब क्या वो हमें इस चीज का बेनिफिट देते हैं। कहा क्योंकि बच्चा मेरा कोई बड़ा नहीं था, बच्चियां तो छोटी थी सब, तो कोई भर्ती होने वाला तो था नहीं, लेकिन वो करते हैं डिपार्टमेंट वाले। अच्छा मैडम, वैसे उन दिनों को अगर याद किया जाए वो तो बड़ा एक हमारा कर्ब का, मतलब 23 दिन वो रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी जो थी ना वो सारी डैमेज हो गई थी। तो 23 दिन हम दिन रात जिए भी मरे भी। वो कभी कहा कि उनके सांस इतने आ रहे हैं, कभी कहा कि इतने आ रहे हैं। वो बस 23 दिन हमने बहुत मुश्किल गुजारे। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे, और जहाँ पे भी वो होंगे आप पे फख्र महसूस करते होंगे। अल्लाह पाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक खातून के लिए ये बड़ी प्राउड की बात होती है कि उसका हस्बैंड अगर ऑन ड्यूटी जा रहा है, उसकी वर्दी को प्रेस करके देना, उसे पहनाना, उसे तैयार होते देखना, तो एक रश्क उस वक्त के अंदर आता है। तो वो वक्त आपको याद आता है? असल में मेरे अपने भाई भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। अभी भी SHO थाना सदर लगे में राना मद्रास। अच्छा 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 जी। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक मेरे अपने मामू पहले पुलिस में थे, गुजरांवाला में होते थे वो। उसके बाद मेरे अपने भाई 2 पुलिस में थे, पुलिस में, तो अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। तो फिर ये है कि वो पुलिस का एक शुरू से ही है कि डिपार्टमेंट का पता है कि डिपार्टमेंट है ये अच्छा है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड भी पुलिस में थे। तो अच्छा, बहन भाइयों की तरफ से भी आपको फिर काफी सपोर्ट मिली होगी? हाँ क्योंकि वो तो इन चीजों को समझते हैं जी। वो हाँ जी, वो अपने भाई मेरे पुलिस में है ना जी। तो उसके बाद फिर ये था कि हस्बैंड भी थे। हस्बैंड असल में उनका माइंड पुलिस डिपार्टमेंट वाला नहीं था। वो मतलब काफी एजुकेटेड थे। आपके हस्बैंड जी? मतलब उन्होंने MA इंग्लिश भी किया था, MA उन्होंने हिस्ट्री भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने लॉ भी किया हुआ था। उन्होंने ये पेपर दिए इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके थ्रू फिर वो ASI भर्ती हुए। अच्छा। 2003 में। तो वो कहते थे कि ये मेरे माइंड के मुताबिक नौकरी नहीं है, तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए शहादत इधर लिखी भी थी, तो इस डिपार्टमेंट में फिर वो। अब देखे ना कि वो तो इस दुनिया से चले गए, है तो वो जिंदा आपकी शक्ल में, महानूर की शक्ल में, दूसरी बेटियों की शक्ल में। जिस तरह से वो ज़हीन थे, अब मुझे पता चला महानूर इतने हाँ जी माशाल्लाह वो भी ज़हीन थे काफी। वो जीन्स जो होते हैं ना, जो विरासत में मिलते हैं, वो कहते हैं ना कि इसकी ये खूबी अपने बाबा पे गई है, इसकी ये खूबी अपनी माँ पे गई है। तो वो इतने लायक थे कि ये डिक्शनरी जो होती है ना, वो उनको अजबर सारी याद थी। एक दफा मुझे डिक्शनरी देके कहते हैं कि आपने इसमें से ना मुझसे 10 वर्ड पूछने हैं, कोई से भी कहीं से भी आपने पूछने हैं, और उनका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा। मैंने वो 10 वर्ड उनसे पूछे और एक भी उन्होंने गलत नहीं बताया। अरे क्या बात है। ये इसलिए ये डिपार्टमेंट उनके वो माइंड के मुताबिक नहीं था। वो उनकी कोशिश होगी ना कि मैं अब मजीद पेपर्स दे हाँ के एक अच्छी पोजीशन पे जाऊं ताकि मुल्क को कौम की मजीद खिदमत कर। डिक्शनरी इंग्लिश की एक आम बंदा नहीं कर सकता उसको। तो उन्होंने कहा पूरी डिक्शनरी में से आपने से पूछने। इतना हाफजा थे, इतना हाफजा माशाल्लाह तेज था। तो अब माशाल्लाह से बेटियां भी उसी तरह बेटी माशाल्लाह। हाँ जी, ये देखे ना कि अगर वो आज इस दुनिया में नहीं है हाँ जी, तो वो अपने 3 अनमोल रतन जो है वो आपके पास छोड़ के गए हैं, जो हमेशा से आपको उनकी याद भी दिलाएंगे और उनसे ज्यादा इंशाअल्लाह ताला ये बेटियां जो है आपके लिए फख्र का मुकाम बनेगी। बस तालीम का उनको बहुत शौक था, अपने भतीजों को लेके बैठते थे, उनको पढ़ाते थे। सेटअप हमारा गांव वाला था पहले, तो वो फिर बच्चों को इधर उन्होंने शहर घर लिया, यहाँ बच्चों को रखा, अपने भाइयों के बच्चों को यहाँ पढ़ाते रहे। तालीम का बहुत शौक था, तो वो फिर बच्चे अपने भी तो इनहेरिट उनसे बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और
ये जो शौक पैदा होता है ना बच्चों के अंदर जी। कि मुझे पढ़ना है, मतलब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें मारपीट के जरिए ही पढ़ाया जाता हाँ है। जी। और माशाल्लाह से मानूर जो है वो इतनी लायक है, तो जो लायक बच्चा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि खुद से बुक रीडिंग करे, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करे, खुद से ज्यादा नॉलेज हासिल करे, ताकि आने वाले दिनों के अंदर वो एक बड़ा नाम जो है वो एग्जामिनेशन के जरिए जो है वो बना सके, फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकें। तो मानूर बेटा, ये चीजें तो आपको बाबा की तरफ से विरासत में मिली, आप महसूस तो करते हैं वही सबक आप जो 30 मिनट्स में याद कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते हैं। मुझे बस पढ़ना पड़ता है एक बार चीज को, मुझे याद हो हाफजा जाती है। माशाल्लाह आपका काफी तेज है। हाँ जी। तो वो मिठा खा खा के भी थोड़ा हाफजा तेज कर लेती है आप। तो ये चीजें जो होती है ना पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चों को मिलती हैं, ये एक गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं और अल्लाह ताला का तोहफा होता है। किसी इंसान की आवाज़ खूबसूरत होती है, किसी का हाफजा बहुत अच्छा होता है, और अगर आपका हाफजा अच्छा है ना तो उससे बड़ी नेमत जो है मेरा ख्याल कोई नहीं हो सकती। इंसान को अगर दीगर चीज़ों पे तरजीह दी गई है, बरतर बनाया गया है, आला बनाया गया, तो उसकी सोच, शऊर, अकल, इन चीज़ों की वजह से ही उसको बड़ा जो है वो बनाया गया, दूसरी मखलूकों पे उसे बरतर बनाया गया। तो ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा है बेटा जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। तो मुझे ये बताइएगा, मुख्तलिफ इवेंट्स जब होते हैं तो जब आपको बुलाया जाता है, फिर इतने एजाज़ के साथ बैंड के साथ जो है वो आपको लेके जाया जाता है, तो फ़ख्र तो महसूस होता होगा? और बिल्कुल जी, उस वक्त फ़ख्र महसूस होता है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र। बच्चियाँ भी बड़ा प्राउड फील करती हैं कि चलें बाबा अगर दुनिया में नहीं हैं तो हमें इतना प्रोटोकॉल फिर भी दिया जा रहा है, वरना आपको पता है अगर बाप ना हो तो फिर दुनिया में सरवाइव करना तो। लेकिन जब डिपार्टमेंट हमें याद रखता है, डिपार्टमेंट हमें ये एहसास देता है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। डिपार्टमेंट हमसे गाहे बगाहे फ़ोन भी करते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि जो भी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में CPO साहब आते हैं वो बाकायदा शोहदा फैमिलीज़ को कहते हैं कि बच्चे जो हैं जैसे अपने बाप से चीज़ मांगते हैं ऐसे ही हमसे भी आके मांग सकते हैं, मतलब यहाँ तक वो कहते हैं। तो फिर वो बच्चे भी इस चीज़ को फील करते हैं कि चलें हमारा भी कोई पूछने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा, और मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की। अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम और दायम रखे और इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करने का मौका जो है वो इनको देते रहे। तो मैडम ये बताइएगा, बच्चों की तालीमी अखराजात और दीगर चीज़ों के अखराजात ये किस तरह से पूरे होते हैं? क्या डिपार्टमेंट इसमें जी, डिपार्टमेंट हमें देता है, मतलब आफ्टर ईयर्स वो हमें बच्चों का देता है, जो भी बच्चों के अखराजात, तालीमी अखराजात होते हैं वो हमें देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इतने खूबसूरत और इतने लायक बच्चों से नवाजा हो, उनको मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। माशाल्लाह महनूर बेटा जो है इतना लायक है, ये तो स्कॉलरशिप्स पे ही जो है वो सारी तालीम हासिल कर। बहुत सारे कॉलेजेस आपको इतने नंबर्स के बाद ऑफर तो कर रहे होंगे, बेटा हमारे पास आ जाओ, हम आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, ऐसे तो होता है फिर कि नहीं? तो स्टडीज़ को रोज़ाना कितना टाइम देते हो बेटा? 3 to 4 hours। 3 to 4 hours रोज़ाना की बुनियाद पर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें सब इंस्पेक्टर राना जुल्फ़कार शहीद साहब की दूसरी बेटी जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मनाहिल बेटा हमारे साथ मौजूद होंगे। मनाहिल बेटा, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो मनाहिल, मुझे ये बताइएगा कि बाबा से मुंसलिक कोई याद, कोई पिक्चर, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ है जिसे देख के आप उनको याद करती हो? मुझे तो कुछ इतना याद नहीं है, मैं तो काफ़ी छोटी थी, तो मुझे बस ऐसे लगता है कि बस तस्वीरों में ही देखा है, बस इतना ही है। कोई पिक्चर है आपकी उनके साथ? हाँ जी। तो वो पिक्चर्स तो आप देखते होगे कि बाबा ने किस तरह से आपको उठाया हुआ है, तो किस तरह से लेके आपको चलते हैं। कोई वीडियोस आपके साथ मौजूद हैं उनकी? नहीं, वीडियोस नहीं है। वीडियोस नहीं, पिक्चर्स तो हैं। तो रश्क तो आपको आता होगा कि मेरे बाबा कितने अच्छे थे कि जिन्होंने मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। आपके लिए फ़ख्र का मुकाम तो होंगे जी। तो बेटा, आप क्या करते हो, किस क्लास में पढ़े हो? मैं 9th में। तो क्या हॉबीज़ है आपकी, बड़े हो के क्या करना है आपने, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? मुझे राइटिंग का शौक है। राइटिंग का शौक है? तो बेटा क्या लिखते हो आप? मैं बस ऐसे लिखती रहती हूँ, बस पोएम्स, आर्टिकल्स। पोएम्स और आर्टिकल्स लिखते हैं, माशाल्लाह। तो कोई पोएम या आर्टिकल
हमें सुनाएंगे आप लिखा हुआ कुछ भी अपना? अपने बाबा कोई पे। जी। His valor, sacrifice and inspiration for us all. May his soul rest in peace as we remember his call. To a man of pride we pay our respects, who gave his life with no regrets. अपने बाबा के बारे में लाइंस लिखी है ना इसमें। क्या बात है, उनकी 12th बरसी पर। क्या बात है, क्या बात है बेटा। आपने इस राइटिंग के जो स्किल्स हैं अपने, इनको छोड़ना नहीं है, मजीद कोशिश करनी है आपने लिखने की, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी मम्मा बता रही थी कि आप CSS का प्लान रखती हैं, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और अल्लाह ताला आपको हमेशा से इसी तरह लाइक फाइक रखे और इसी तरह आगे की मंजिलें जो है वो तय करने की तौफीक दे। तो मैडम, हर एक की कुछ अच्छी बुरी आदतें होती हैं ना, तो भाईजान की कौन कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो आज तक आपके जहन पे नक्श हैं? उनकी आदतें थी सारी अच्छी। आज तक वो उन्होंने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की थी। अच्छा। कभी हो जाता है हस्बैंड में, बीवी में कोई बात हो जाती है, नहीं, कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की उन्होंने। इतना उनका धीमा लहजा था। हाँ, इवन ये कि अपनी भाभीयों के साथ भी वो अपनी नजर झुका के बात करते थे। क्या बात। और जब उनकी शहादत हुई है तो गांव में जो बूढ़ी औरतें थी, जवान थे, सब उनकी शहादत पे रो रहे थे कि इतना। हम वो कह रहे थे कि खेत होते थे, खेतों से वो औरतें कहती थी हम चलते थे तो वो रास्ता छोड़ के एक साइड पे खड़े हो जाते थे। यानी वो खवातीन इतना, को इतनी हाँ, खवातीन रिस्पेक्ट की इतनी वो रिस्पेक्ट करते थे। वो जा रही होती थी खेतों में से अगर औरतें, तो रास्ता छोड़ के साइड पे खड़े हो जाते थे कि पहले वो गुजर जाए। और जो बुजुर्ग औरतें थी वो तो उनको इतना रोती थी, वो कहती थी कि हमें अपनी माँ का दर्जा, मतलब माँ के बराबर वो समझते थे। कभी आज तक उन्होंने किसी के साथ औरत के साथ ना नजर उठा के बात नहीं की। और कौन उनमें कौन थी सारी अच्छाइयाँ। इसके अलावा और कौन कौन सी आदतें हैं जो बस आप? बहुत अच्छी आदतें थी उनकी। अपनी पूरी फैमिली को, मतलब सारी फैमिली का वो लाडला था, छोटा था अपने भाइयों में सबसे। सारे भाई, उनके पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स की डेथ मतलब जल्दी हो गई उनकी, तो ये सबसे छोटे थे, बाकी भाई उनके बड़े थे। उन भाइयों ने उनको अपने बच्चों की तरह पाला और वो भी अपने भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और भाई भी उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे भी लाडले लेकिन थे भी लायक। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो होता है ना कि मिसेस को बाज़-औक़ात कोई फरमाइश कर देता है कि आज मीठे के अलावा नमकीन में कुछ खाने को पसंद हो, या आपके हाथ हर का चीज बना? खा लेते थे, हर चीज। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये चीज क्यों बनाई है। हर चीज जो भी उनके सामने रख दिया बना के, उन्होंने खा ली। कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं खाना। अच्छा, दीगर बहन भाइयों के साथ कैसा रवैया था उनका? बहुत लोगों अच्छा। के साथ कैसा? लोगों के साथ तो आपको बता रही हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट करते थे वो, लोगों की भी, और अपने भाइयों की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा उनकी मतलब रिस्पेक्ट करते थे। बाज़-औक़ात होता है ना कि पुलिस ऑफिसर आके घर में अपनी नहीं। सारे दिन की मसरूफियत बताता है कि आज बहुत काम था, या ये गरीब लोग मेरे पास आए, मैंने इनका ये काम कर दिया, तो एक कह लें कि एक किस्म की सेटिस्फेक्शन भी महसूस। मतलब वो थोड़ा जॉली तबीयत के भी थे। घर आके उन्होंने हमें हंसाना भी, उन्होंने कहना कि आज हमने वो चोर पकड़े हैं, तो उनको मैंने कहा कि चोर भाई आपने बर्फी खानी है कि आपने वो पानी पीना है ठंडा? तो हमने कहा कि आप मतलब SHO हैं, तो आप उनसे, वो कह रहा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, वो भी इंसान है, फिर क्या हुआ, चोर तो हमने पकड़े हैं। लेकिन इतना चोरों के साथ भी रवैया अच्छा था कि वो कहते चोर भाई आपने बर्फी खानी है। यानी ये एक मुस्बत पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं कि उनका रवैया चोरों के साथ भी ऐसा था। हाँ, वो कहा जाता है ना, जो अक्सर पुलिस की गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, तो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत थे कि वो इंसानों के साथ मोहब्बत करते थे और कोशिश करते थे कि अपने मोहब्बत के इस अंसर के साथ वो जो जुर्म का अंसर है उनसे ख़त्म किया जाए। तो वो डिफरेंट एक बिहेवियर पुलिस की तरफ से, एक परसेप्शन बना हुआ ना कि पुलिस मार धाड़ ही करती है। नहीं। तो एक डिफरेंट परसेप्शन जो है वो पैदा कर रहे थे। उनका मार धाड़ वाला वो रवैया ही नहीं था। तो आपके साथ किस तरह रहते थे? आपको प्यार से बुलाते थे? कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने आपके साथ? मैंने आज तक उनकी जुबान से अपने लिए कोई ऊंची आवाज में नहीं सुना कि उन्होंने कभी मुझे ऊंची आवाज में भी कहा हो। जब आपका अक्सर मूड खराब हो जाता था, किस तरह मनाते थे? आप कुछ शॉपिंग करवाते थे, कुछ अच्छा शॉपिंग का तो खैर उनको शौक नहीं था, वो तो मैं खुद ही लेती थी। उनके लिए भी खुद लेते? हाँ जी,
उनके लिए भी लेती थी, अपने लिए भी शॉपिंग का उनको शौक अच्छा, है। किस कलर के ड्रेसेस उनको पसंद थे और किस तरह के? वो हर कलर पहन लेते थे, हर मतलब ज्यादातर वाइट को प्रेफर करते। व्हाइट को प्रेफर? जी। व्हाइट को प्रेफर इसलिए करते थे कि आपको पसंद है या नहीं, खुद? उनको खुद भी वाइट पसंद था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके लिए जब कभी कोई गिफ्ट लेके आते हो, किस तरह के गिफ्ट्स लाते थे आपके लिए? कोई परफ्यूम, कोई सूट्स? हाँ जी, परफ्यूम्स वगैरह ले आते थे। आपकी सूट सालगिरह वगैरह पे? नहीं, सूट वगैरह नहीं, लेकिन परफ्यूम्स वगैरह ले आते थे, या बच्चों के भी कपड़े ले आते थे। बच्चियां छोटी थी तो बड़े अच्छी अच्छी शॉपिंग, इनके बड़े अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेके आने कि ये बेटियों पे अच्छे लगेंगे। मतलब जब मेरी तीसरी बेटी हुई तो सब कहें कि जी तीसरी बेटी अभी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटियां भी मेरे बेटों के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो कभी भी ये नहीं कहना कि मेरी बेटी है, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब जब इस तरह की गुफ्तगू वो करते थे तो वो लफ्ज जहन में हाँ दौड़ते जी, वो होंगे? लफ्ज बस वो अब क्या कहा जा सकता है, इस फीलिंग को जो है वो उस लफ्जों फीलिंग को बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जब वो- अक्सर याद हाँ। आती है तो किस तरह से दिन गुजारते हैं आप? बस वो फिर अल्लाह ताला को भी पता है, अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है। बड़े कुर्ब में मुब्तला होता है इंसान जब अपने प्यारों को जो है वो याद करता है। तो बेटा, कहा जाता है बाप का बेटियों के साथ ज़्यादा प्यार होता है, तो आपको, चाहे वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार तो हैं बेटा, जी। तो याद तो उनकी आती होगी। कौन कौन सी चीज़ें याद आती हैं? ये क्या सोचते हैं कि अगर बाबा होते तो आप क्या करते? नहीं, वैसे भी पोल्यूशन सारी चीज़ें कर देती है, फिर बाबा की वो कमी महसूस नहीं होने देते। इसके अलावा वो फैमिली की भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन एटलीस्ट वो जगह तो नहीं ना उनकी वो पूरी पूरी हो कर सकते सकती है। तो फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं आपको? कोई। जी, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको सब मामा करते के हैं। अलावा? सब करते हैं, चाचू, तायाबू मामू, उनके। तायाबू, सब कौन? तायाबू सब, बाकी मामू लोग भी सब करते हैं। ठीक है। तो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? जब ईद के दिन आते हैं तब आपके साथ रहते हैं, पढ़ाई में हेल्प आउट करते हैं, कैसे करते हैं? हमें वो ईद के दिन हमें हर वक्त मिलने आते हैं। इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कपड़े, खाने की चीज़ें। तो मिनाहिल की सबसे ज्यादा किसके साथ बनती? मेरी हाँ, अपनी बहन के साथ ही। सिस्टर के साथ? सिस्टर के साथ, सिस्टर और मामा के अलावा आपने बताना है चाचू के साथ, मामू के साथ, तायाबू के साथ। मेरे तायाबू के तायाबू साथ, के साथ। तायाबू के साथ। तो तायाबू का क्या नाम है? फरमान, राना फरमान। राना सलमान। तो फरमान। तायाबू फरमान। अच्छा, अगर आपको देख रहे हुए इस वक्त तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे हैं, अच्छे इसी हैं, तरह हर चीज़ हमारे पूरी हाथ में करते हैं, अच्छा मतलब वो अपने बच्चों से ज़्यादा हमारा करते हैं। हमें उनका वो बच्चा कुछ कहते हैं ना तो हम जाके उन्हें बताते, तो वो उन्हें डांटते, हमें नहीं। तो वो एक मोहब्बत का आंसर जो है होता है। तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे उनको भी जज़ा दे जी। आमीन। और बेशक वो अपने भाई की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, और ये बहुत बहुत एक मुश्किल चीज़ तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ ये कारवां जो है वो इंसान को लेके चलना पड़ता है, और इसका अजर किसी भी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने देना होता है। तो हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे शोहदा की फैमिली के साथ, लेकिन उससे पहले छोटे सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नैयर जुल्फ़कार साहिबा मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो मैडम, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की जो परवरिश होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी मदर के लिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है इस चीज़ की कि इनको पाल पोस के बड़ा करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया जाए, ताकि अपने मुल्क को कौम की भी खिदमत कर सकें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकें। हमें बच्चों के हवाले से बताइएगा कि तीनों की क्या क्या आदत हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादा शरारती कौन? शरारती तो इन तीनों में से, बेटियों में से कोई भी इतनी ज़्यादा शरारत नहीं करता। बस ठीक रहती हैं, शरारती तो नहीं है। लेकिन आदत ये है कि जो सबसे बड़ी बेटी है वो ज़रा ये है कि कम गो है, मतलब अपना काम से काम होता है उसका, अपने फादर की तरह। तो जो ये मेरी उससे छोटी बेटी है, इसको रीडिंग एंड राइटिंग का शौक़ है। तो बाज़-औक़ात ये अपने कमरे में लेटी भी होती हैं, तो मैं कभी अपने कमरे से उठ के जाऊं तो इसका साइड लैम्प जल रहा होता है। वो साथ बड़ी बेटी जो है वो सोई भी होती है, और ये जो मिनाहिल है ये लैम्प के साथ बैठी अपना राइट कर रही होती है।
तो जब मैं जाती हूँ तो फौरन लैंप बंद करके तो ये मुझे शो करेगी कि मैं सो गई हूँ। तो जब मैं देखती हूँ इसकी तरफ तो फिर मुस्कुरा के कहती है कि नहीं मामा मैं तो ये लिख रही थी। अच्छा, आपने अभी बता रहे थे कि आपको काफी देर बाद जाके पता चला कि बच्चा हाँ जी, वो राइटिंग, मुझे इस चीज का पता नहीं था कि ये लिखती भी है। वो सीपीओ साहब रिजवी साहब थे, वो आए हमारे घर, नासिर रिजवी साहब वो आए तो उनको इसने लैपटॉप पे अपना निकाल के दिखाए आर्टिकल्स जो इसने लिखे हुए थे। मुझे तो उस दिन पता चला कि ये लिखती है। तो मैं तो कहती थी कि शायद लैंप जला के ये वैसे बैठी रहती है। तो फिर मुझे उस दिन पता चला कि ये लिखती भी है। फिर इसने अपने बाबा पे उनकी बरसी वाले दिन एक पोएम लिखी। फिर इसने आर्टिकल्स लिखे। सीएसएस के एग्जाम में एक आया था ऐसे, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, बॉयज विल बी बॉयज। तो इसने फिर उसको ऑपोजिट गर्ल्स विल बी गर्ल्स पे लिखा। अरे हाँ जी, वो फिर इसने वो नासिर रिजवी साहब को चेक करवाया, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने बल्कि इसको कहा कि जो आर्टिकल्स आप लिखती हैं आप मेरे घर आके मुझे चेक करवाएं। अरे क्या बात। हाँ जी, इतना मतलब कोऑपरेटिव। मैंने नासिर रिजवी साहब के साथ एक शो भी किया था, उसमें भी उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया था इस हवाले से कि शोहदा की फैमिलीज उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़े ऑफिसर की तरफ से बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इससे बड़ा हौसला आपको मिलता होगा। बड़ा हौसला मिला। फिर मैंने उस दिन मुझे पता चला कि ये राइट भी करती है। तो बेटा मुझे ये बताइएगा कि आप जो राइट करते हो, कभी इतने इवेंट्स में आप जाते हो, कभी स्पीच करो ना वहाँ पे जाके। आप जैसे शोहदा के लिए स्पेशल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप वहाँ पे जाएं, आपने अपने बाबा के लिए जो लिखा है वो पढ़िएगा। वो यकीन जानिए उससे हज़ारों की तादाद में जो शोहदा की फैमिलीज़ वहाँ पे बैठी होती हैं, जो सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी आपको सुन के आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो आप बहुत सारे लोगों को, अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छा दिमाग दिया है, तो आप अच्छे बोलने की स्किल्स दी हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो इंस्पायर करें उनको अपने लिखी गई राइटिंग के ज़रिए, अपने लिखे गए लफ्ज़ों के ज़रिए उनको बोल के बताएं कि आप क्या सोच रखती हैं। तो वो एक सोच और शऊर ही होता है जो बेदार करता है दूसरे लोगों को। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत खूबी आपके अंदर रखी है। कुछ बताएं ना हमें कि किस तरह का लिखते हैं, बाबा के अलावा क्या क्या किस तरह के जैनर्स को पसंद करती हैं, क्या क्या लिखती हैं? थोड़ा सा वो इंस्पिरेशनल, जैसे वो सेंस मेकिंग टॉपिक्स लिखती हैं। सेंस मेकिंग टॉपिक्स हैं, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। जैसे आंटी जी ने बताया कि आपने जो सीएसएस के पेपर के अंदर ऐसे आया था उसके ऑपोजिट ऐसे लिखा। कम से कम आप पढ़ते तो ऑब्जर्व तो करते हो कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। खुशी तो महसूस होती होगी इतनी, अल्लाह ताला ने काबिल बच्चियां जो है वो आपको हाँ जी, बस खुशी तो महसूस होती है बेटियों को देख के कि चलें अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला इनको ही अब इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, हाँ जी, इस काबिल बनाएगा कि आपके लिए फ़ख्र का मुकाम बनेगी। और हमारी दुआएं हमेशा से राना जुल्फ़कार साहब के साथ भी, आपके साथ भी, आपकी बच्चियों के साथ भी है। और अल्लाह ताला इनको इस काबिल बनाए कि वो अपने वालिदैन का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए और इस स्पेशल शो का हिस्सा बनने के लिए। आपकी वजह से हमारे शो को जो है वो आज चांद लगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये बच्चियां जो है इसी तरह तरक्की करती रहेंगी और एक अच्छा मुकाम बनाएंगी। वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।